स्वागत है आपका इस दिलचस्प विश्लेषण में। आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी क्लासिक और नाटकीय कहानी है जो सीधे सीधे शोषण, धोखे और अंततः एक इंसान के पूरी तरह बदल जाने यानी प्रायश्चित की तस्वीर पेश करती है। एक तरफ है एक ऐसा जमींदार जिसका लालच सारी हदें पार कर चुका है, और दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार जो हर मुसीबत के आगे सीना तान कर खड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की नींव एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर टिकी है। क्या होता है जब एकदम अंधी लालच का सामना एक परिवार के अटूट बंधन से होता है? जरा सोचिए, एक तरफ असीमित शक्ति और पैसे की भूख है और दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय एक दूसरे के। इस एक्सप्लेनर में हम यही देखेंगे कि जब ये दो बिल्कुल अलग ताकतें आपस में टकराती हैं ना, तो अंजाम कितना खतरनाक और चौंकाने वाला हो सकता है। अब कहानी के एकदम कोर तक पहुंचने से पहले हमें अधिग्रहण शब्द को समझना होगा। ये कोई नॉर्मल बिजनेस वाला लेन देन नहीं है। यहाँ अधिग्रहण का मतलब है किसी की संपत्ति, उसके हकों या यहाँ तक कि लोगों पर भी जबरदस्ती और गलत तरीके से कब्जा कर लेना। और सच कहूं तो यही वो जुनूनी मानसिकता है जो हमारे विलेन को ड्राइव करती है। वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं चाहता, उसे पूरी तरह से हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहिए। तो पहले भाग में हम देखेंगे इस परिवार का अटूट बंधन और कैसे बोए गए दुश्मनी के बीच। माता पिता के गुजर जाने के बाद तीन भाई बहन अमित, रामू और सोनी अपने अस्तित्व के लिए बस एक दूसरे के सहारे हैं। अमित मजदूरी करके घर चलाता है। अब इस परिवार के संस्कार क्या हैं, ये आपको एक छोटी सी घटना से ही समझ आ जाएगा। होता क्या है कि एक शाम खाना बनाते वक्त सोनी का हाथ जल जाता है। जैसे ही ये होता है, रामू भाग कर आता है और अमित तुरंत उसे रसोई के काम से पूरी तरह हटा देता है। वो साफ कह देता है कि अब से वो या रामू ही खाना बनाएंगे। ये छोटी सी बात हमें दिखाती है कि अमित और रामू अपनी बहन को लेकर कितने प्रोटेक्टिव हैं। उनका एक मॉरल बेसलाइन है। अच्छा, अब ये दुश्मनी शुरू कैसे होती है और कैसे बढ़ती है, इस पर गौर करते हैं। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि घर में राशन नहीं होता तो अमित जमींदार से पैसे उधार मांगने जाता है। लेकिन जमींदार सिर्फ मना ही नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही भद्दी शर्त रखता है कि सोनी को उसके यहाँ काम पर भेज दो। खैर, समय बीतता है और महीनों बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि जमींदार अमित की जमीन पर एक शॉपिंग मॉल बनाने के लिए गुंडों से हमला करवा देता है। और बात यहीं नहीं रुकती, अंत में तो वो अमित का किडनैप ही करवा लेता है। मतलब आप देख रहे हैं, अनुचित मांगों से लेकर सीधी गुंडागर्दी और किडनैपिंग तक की ये जो टाइमलाइन है, वो सच में डराने वाली है। अगर हम दोनों के इंटेंशंस को तौलें तो फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जब जमींदार सोनी पर बुरी नजर डालता है तो अमित उसे जमकर पीटता है। और देखिए, अमित का ये गुस्सा कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए उठाया गया कदम है, एकदम सेल्फ डिफेंस। लेकिन दूसरी तरफ जमींदार का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ कमजोरों का फायदा उठाना। इन्हीं दो एकदम उल्टी सोच का टकराव इस खतरनाक दुश्मनी को जन्म देता है। अब इस पूरे टेंशन के बीच कहानी में एक बहुत ही प्यारी सी एंट्री होती है। अमित की शादी होती है पूजा से, जो कि एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। पूजा का इस घर में आना हमें दिखाता है कि कैसे एक सपोर्टिव इंसान पूरे परिवार को बांध सकता है। वो आते ही सोनी को खाना बनाना सिखाती है, रामू को लोगों से बातचीत करने का सलीका सिखाती है और बहुत जल्दी इस परिवार की जान बन जाती है। पूजा के आने से जो एक बॉन्ड बनता है ना, वो उन्हें बाहरी खतरों से लड़ने के लिए और भी मजबूत बना देता है। फिर एक दिन जब जमींदार के गुंडे खेत पर हमला करके रामू को घायल कर देते हैं, तो पूजा कहती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अमित जो कहता है वो आज के वर्किंग क्लास की उस बेबसी को दिखाता है जिसे हम सब कहीं ना कहीं समझते हैं। वो कहता है कि पुलिस में रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं, वो उन्हें पैसा खिलाएगा और उल्टा हमें ही जेल में डलवा देगा। उसे पता है कि सिस्टम करप्ट है, और यही वजह है कि अमित कानूनी रास्ता छोड़कर खुद ही चीजों को संभालने का फैसला करता है, जो आगे चलकर कहानी को और भी उलझा देता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां कहानी एक बहुत ही खौफनाक और उलझा हुआ मोड़ लेती है। हम शक्ल का धोखा। यहां जमींदार एक बहुत ही शातिर और खतरनाक मास्टर प्लान बनाता है। उसकी मुलाकात होती है कल्लू नाम के एक गुंडे से, जो पूरे 10 साल की जेल काटकर बाहर आया है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, कल्लू की शक्ल हूबहू अमित से मिलती है। मतलब फिजिकल अपीयरेंस एकदम सेम, लेकिन अंदर से जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ अमित है जो प्यार से पला बढ़ा एक मेहनती किसान है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, और दूसरी तरफ कल्लू, जिसे जेल की काल कोठरी ने एक पत्थर दिल और हिंसक इंसान बना दिया है।
इन दोनों का ये जो इंटरनल कॉन्ट्रास्ट है ना, यही आगे चलकर कल्लू के दिमाग में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। तो चलिए जमींदार के इस आइडेंटिटी थेफ्ट वाले प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, वो कल्लू की दाढ़ी बनवाकर उसे एकदम अमित का गेटअप देते हैं। स्टेप 2, असली अमित जो खेत पर काम कर रहा होता है उस पर घात लगाकर हमला करते हैं और उसे किडनैप करके गोदाम में बंद कर देते हैं। और फाइनली स्टेप 3, कल्लू को अमित बनाकर उसके घर भेज दिया जाता है ताकि वो अंदर जाकर जमीन के पेपर्स चुरा सके। ये जो पूरा घुसपैठ का तरीका है ना, ये कहानी में एक गजब का सस्पेंस क्रिएट कर देता है। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे खूबसूरत और इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है। कल्लू, जो कि एक पक्का क्रिमिनल है, अमित बनकर घर में घुस तो जाता है, लेकिन जब वो उस परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितनी परवाह करते हैं। ये पल कल्लू के लिए एक झटके जैसा था, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी भी परिवार का ये असली प्यार देखा ही नहीं था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी थीम है कि एक प्यार भरा माहौल, एक सच्चे अपनेपन का एहसास दुनिया के सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकता है। हालांकि कल्लू अपना नाटक बखूबी कर रहा था, लेकिन भाई पूजा की तेज नजरों से बचना इतना आसान नहीं था। होता क्या है कि कल्लू अलमारी में वो जमीन के पेपर्स ढूंढ रहा होता है और तभी अचानक पूजा कमरे में आ जाती है। कल्लू बहाना बनाकर नहाने खिसक लेता है, लेकिन पूजा को शक हो जाता है। वो उसकी उतारी हुई जैकेट चेक करती है और पता है उसे क्या मिलता है? एक लोडेड गन और कल्लू का आईडी कार्ड। पूजा तुरंत सारी कड़ियां जोड़ लेती है और समझ जाती है कि ये आदमी उसका पति अमित बिल्कुल नहीं है। और बस ये डिस्कवरी कहानी को सीधे इसके क्लाइमैक्स पर ले जाकर खड़ी कर देती है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे और आखिरी भाग पर, जहां सच सामने आता है, प्रायश्चित होता है और होता है एक जोरदार अंतिम मुकाबला। अब इमेजिन कीजिए ये सीन। डाइनिंग टेबल पर माहौल एकदम टाइट है। पूजा जानबूझकर कल्लू को अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश करती है। कल्लू झिझकते हुए मना करता है और तभी धड़ाम, उसकी जैकेट से वो बंदूक नीचे गिर जाती है। रामू बिना पलक झपकाए वो बंदूक उठाता है और सीधा कल्लू पर तान देता है। अब यहां टेंशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर है। क्या कल्लू पलटवार करेगा और अपने उसी पुराने गुंडागर्दी वाले रूप में आ जाएगा, या फिर वो उस परिवार के प्यार के आगे सरेंडर कर देगा जिसने उसे जिंदगी में पहली बार इंसान होने का एहसास कराया है? और कल्लू का जो रिएक्शन होता है ना, वो इस पूरी कहानी का दिल है। जैसे ही रामू बंदूक तानता है, पूजा उसे रोक लेती है। ये देखकर कि ये परिवार अभी भी उस पर दया दिखा रहा है, कल्लू पूरी तरह से टूट जाता है। वो सच उगल देता है और कहता है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं जाना कि परिवार क्या होता है, लेकिन यहां आकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर हूं। उसका ये कन्फेशन इस बात का सबूत है कि अगर किसी को सच्ची करुणा और थोड़ा सा ग्रेस दिखाया जाए तो कोई भी सुधर सकता है। फिर वो उन्हें बताता है कि असली अमित जमींदार के कब्जे में है और उसकी जान खतरे में है। अब सच सामने आ चुका था। रामू का खून खौल उठता है और वो बिना सोचे समझे अकेले ही जमींदार से भिड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी कल्लू उसे रोक लेता है और पता है, ये मोमेंट साबित कर देता है कि कल्लू अब बदल चुका है। वो जमींदार का साथ पूरी तरह छोड़ चुका है। वो रामू से कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। कल्लू अब अपने उसी क्रिमिनल वाले शातिर दिमाग का इस्तेमाल इस परिवार को बचाने के लिए करता है। ये उसके ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे सॉलिड प्रूफ था। तो चलिए इस रेस्क्यू मिशन की टाइमलाइन देखते हैं। ये कोई वन मैन शो नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट टीम वर्क था। पहले मिनट में कल्लू रामू को अपने साथ ले जाता है और अपनी शक्ल का फायदा उठाकर जमींदार को अपनी बातों में उलझा लेता है। 5वें मिनट में रामू चुपके से जाकर अमित की रस्सियां खोल देता है। 10वें मिनट में जैसे ही जमींदार को भनक लगती है, एक जबरदस्त एक्शन शुरू होता है जहां अमित, रामू और कल्लू तीनों मिलकर उन गुंडों की जमकर धुलाई करते हैं। और फिर 15वें मिनट में पूजा और सोनी एकदम सही टाइम पर पुलिस लेकर वहां पहुंच जाती हैं। देखा आपने, परिवार के हर एक मेंबर ने अपना रोल प्ले किया। इस पूरे बवाल के बाद जो एंडिंग मिलती है वो सच में बहुत सैटिस्फाइंग है। पुलिस जमींदार को अरेस्ट कर लेती है, मतलब उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। अमित सेफली अपने घर, अपने परिवार के पास लौट आता है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा टचिंग लगी वो ये कि कल्लू को इस परिवार ने पूरी तरह से अपना लिया। अमित और पूजा नोटिस करते हैं कि कल्लू और सोनी के बीच एक बॉन्डिंग बन गई है और वो खुशी खुशी उन दोनों की शादी करवा देते हैं। जिस इंसान को जिंदगी भर कोई अपना नहीं मिला, उसे फाइनली एक परिवार मिल ही गया। अगर हम इस टेबल पे गौर करें तो आपको इस कहानी का मोरालिटी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, हर कैरेक्टर का फाइनल आउटकम उसके इरादों से जुड़ा है। जमींदार को क्या ड्राइव कर रहा था? लालच, अधिग्रहण करने की चाह, और उसे क्या मिला? हार और जेल। अमित और पूजा की ताकत क्या थी? अपने परिवार के लिए उनका डेडिकेशन। तो वो सेफ और विजयी रहे। और कल्लू, उसकी छुपी हुई जरूरत थी किसी अपने का साथ, एक कनेक्शन,
और अंततः उसे वो प्यार मिला और उसने प्रायश्चित किया, एकदम परफेक्ट कर्मा। अब अगर हम शुरुआत वाली उस अधिग्रहण की डेफिनेशन पे वापस जाएं तो ये बात एकदम फिट बैठती है। जमींदार ने क्या क्या नहीं हड़पने की कोशिश की, जमीन, ताकत, यहां तक कि एक इंसान की पूरी आइडेंटिटी, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया। और क्यों? क्योंकि आप चाहे जितनी भी ताकत या पैसा लगा लें, वफादारी, प्यार और एक परिवार के अटूट बंधन को आप ना तो खरीद सकते हैं और ना ही चुरा सकते हैं। तो जाते जाते एक ऐसा सवाल जो सच में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर कल्लू जैसा इंसान जो 10 साल जेल में रहकर पूरी तरह से क्रूर और हिंसक हो चुका था, सिर्फ कुछ दिनों के पारिवारिक प्यार और एक साधारण सी दया से इतना बदल सकता है, तो जरा सोचिए, अगर हम सब अपनी असल जिंदगी में थोड़ी सी और करुणा, थोड़ा सा और कंपैशन दिखाएं, तो हम और क्या-क्या बदल सकते हैं? शायद बहुत कुछ। ये एक ऐसा सवाल है जिसे मैं आपके साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।